Good morning to everyone. Today we are discuss इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है. ठीक है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या एडवांटेज क्या होते हैं, किस लेवल पर उनका यूज किया जा सकता है, किस लेवल पर उसकी मेथोडोलॉजी को यूज कर सकते हैं. आज हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की. ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, एक सिंपल से वे में समझ लेते हैं. ठीक है, इन्वेंट्री मीन्स होता है स्टॉक, एक तरह का, मतलब कि जैसे आप कोई भी बियर हाउस टाइप का अरेंजमेंट होता है या आपके गोदाम होते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टॉक करके रखते हैं. ठीक है, तो वो एक तरह की इन्वेंट्री है. ठीक है, मतलब एक तरह का स्टॉक एक तरह का इन्वेंट्री सिस्टम कहलाता है. ठीक है, इसके बाद बात आती है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो स्टॉक आपने रखा हुआ है उसका प्रॉपर यूज करना. ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ एनी आइटम, मतलब वो उसकी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो अच्छी तरह से आप मतलब कस्टमर के सामने प्रेजेंट हो सके. ठीक है, क्योंकि आपको जो स्टॉक करना है वो स्टॉक ऐसे ही नहीं करना है. स्टॉक करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसको कैटेगरी वाइज पार्ट में डिवाइड किया जाता है. तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मतलब कि स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक्ड करना, पर प्रॉपर इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से और प्रॉपर यूजेस के तरीके से करना. ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ठीक है, नाउ अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द ऑर्डरिंग, स्टोरेज एंड यूज ऑफ कंपोनेंट्स दैट आ कंपनी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द आइटम इट सेल. ठीक है, अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, एक तरह की प्रैक्टिस है ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द ऑर्डरिंग, स्टोरेज, मतलब कि जो आपने प्रोडक्ट के जो आइटम या मतलब नंबर ऑफ आइटम जो ऑर्डर किए हैं उनको स्टोर करते हैं जब, तो उसको ओवरसीइंग करना मतलब देख रेख करना और उसकी कंट्रोलिंग करना. ठीक है, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एज ए प्रोडक्शन आपके पूरे के पूरे अरेंजमेंट को इफेक्टिवली वर्कशील बना देते हैं. ठीक है जी, नाउ इन सिंपल वर्ड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स टू हैव a control over the stock by the manager so that there is proper use of material is possible with least wastage. ठीक है, सिंपल सी बात है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि वो एक तरह का कंट्रोलिंग पार्ट होता है. ठीक है, मतलब कि आप जो भी स्टॉक कर रहे हैं वो इसका एक कंट्रोलिंग पार्ट होता है एज ए मैनेजर. ठीक है, सो दैट देयर इज प्रॉपर यूजेस, मतलब हम उसका प्रॉपर यूज कर सकें ऑफ मटेरियल इज पॉसिबल विथ लीस्ट वेस्टेज, मतलब कम से कम हमारा ख़राब हो. जैसे आप देखते हैं, जैसे एक नॉर्मल की बात करूं मैं, अगर आप फलों का मतलब पूरा अरेंजमेंट रखते हैं, मतलब फल आपकी प्योरिटी बेसिस पर है, तो आप उसको क्या होते हैं स्टोरेज करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप डेली बेसिस पर फलों को मंगा सकें या डेली बेसिस पर ट्रांसपोर्ट दे सकें और डेली बेच सकें. उतनी कॉस्ट आपको लग सकती है और वो आपको कॉस्ट महंगी भी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उसमें रेगुलरली रहेगा. लेकिन अगर आपने स्टोरेज फैसिलिटी रखी है, ठीक है जी, स्टॉक अरेंजमेंट रखा हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक बार में करीब 4 दिन या 5 दिन का मतलब इकट्ठा क्वांटिटी में आप मंगा सकते हैं. ठीक है, तो उससे होगा क्या कि सिर्फ आपको क्या लगेगा, सिर्फ अरेंजमेंट कॉस्ट लगेगी, मतलब स्टॉक कॉस्ट आपको लगेगी. तो स्टॉक कॉस्ट अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से कम पड़ जाती है, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट भी फ्रेश रहता है, तो फिर डेफिनेटली बात है कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट वहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, ओके. सो नाउ अब बात करते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट डील किस किस से करता है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट 3 चीज़ों से डील करता है. नंबर 1 कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मतलब प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल. हम अगर मटेरियल का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस प्रोडक्ट को कंट्रोल करने की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, दूसरा होता है ऑर्डरिंग, टू ऑर्डर राइट क्वांटिटी एंड क्वांटिटी एट राइट टाइम, मतलब कि
जब हम प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं एज पर सिचुएशन, जो आपने वेयर हाउस में जो आपका अरेंजमेंट है उस हिसाब से अगर आपने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया है और उसी हिसाब से आपने क्वालिटी को डिसाइड किया है। क्यों, जैसे मान लीजिए आपके टूल्स अरेंजमेंट जो हैं अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैपेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जो आप प्रोडक्ट मंगाएंगे वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, ताकि आपकी जो अरेंजमेंट है वो उतना स्टैंडर्ड लेवल का नहीं है। तो अगर स्टैंडर्ड लेवल का नहीं है तो आपको फिर ये होगा कि इनिशियल रिक्वायरमेंट के बेस पर जो आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी मंगा रहे हैं वो क्वांटिटी भी उतनी होना चाहिए जितना वो अरेंज कर सके। दूसरा कि उतना फ्रेश होना चाहिए जितने फ्रेश को वो 2 या 4 दिन तक फ्रेश रख सके, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने एक मिडिल लेवल का, मतलब जैसे मैंने एक सिंपल सी बात करता हूँ, मैं टमाटो की बात करता हूँ, ठीक है। तो टमाटो में क्या होता है, जैसे मान लो टमाटो 2-3 टाइप का होता है। एक तो बिल्कुल फ्रेश होता है जिसमें वो हरा होता है, उसको काफ़ी समय तक आप घर में रखे रहेंगे तो ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो सपोज दैट पूरा पका हुआ आ गया तो फिर उसको आप कितने समय तक बचा के रख सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो क्वालिटी के बेसिस पर भी हम और क्वांटिटी के बेसिस पर राइट टाइम पर राइट समय में, मतलब समय जो निश्चित समय है उसी समय में हम ऑर्डर करते हैं, ताकि हमारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये सिस्टम मतलब पूरा अरेंज रहे और आपका प्रोडक्ट भी ख़राब ना हो, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम थर्ड सिचुएशन। थर्ड होती है आपकी यूज। एक फर्स्ट हो गया आपका कंट्रोलिंग, सेकंड हो गया आपका ऑर्डरिंग और थर्ड हो गया आपका यूज, ठीक है भाई। अब जब हम यूज की बात करते हैं तो यूज का मतलब होता है कि उसको हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं ऑफ मटेरियल। जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं और एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज फॉर मैनेजिंग द स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनिंग बाय। अब जो हम अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू जो हम स्टॉक करते हैं वो किस किस फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम समझ लेते हैं। सबसे नंबर 1 होता है आपका मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे आपने मान लीजिए आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट या आपका जो वेयर हाउस है, आपके वेयर हाउस में एक लिमिटेड या मतलब एक मैक्सिमम और एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक का क्राइटेरिया होगा। जैसे कि देखिए मैक्सिमम और मिनिमम की बात मैं समझा देता हूँ। मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक मतलब कि अगर इतना आप स्टॉक रखेंगे तो आपका जो पूरा अरेंजमेंट का खर्चा है वो निकलता रहेगा। एक तो ये हो गया मिनिमम, मतलब कि इतना तो कम से कम रखना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी आपका खर्च होती है वहाँ पे, और कूलिंग में खर्च होता है आपका, वहाँ सिक्योरिटी में खर्च होता है। तो ये सब खर्चे कैसे निकलते हैं? ये सब खर्चे तभी निकलते हैं जब आप जो स्टॉक कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो एक होता है उसका मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, मतलब कि इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो फिर हमें लॉस होगा। दूसरा होता है मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है कि ऐसा लेवल ऑफ स्टॉक जिससे ऊपर आप प्रोडक्ट को रख नहीं सकते, ठीक है। अगर मेरे फ्रिज की कैपेसिटी, ठीक है, मान लीजिए मेरा फ्रिज है, मेरे फ्रिज की कैपेसिटी मान लीजिए कि 20 किलो फल को सुरक्षित और ठंडा रखने के लिए कैपेबल है। अब आप उसको 20 किलो की जगह 30 किलो या 40 किलो अगर उसमें रख देंगे तो उसमें क्या होगा, कैपेसिटी इम्प्रूव्ड हो गई। जब कैपेसिटी इम्प्रूव्ड हो गई तो डेफिनेटली बात है कि वो जो पर्टिकुलर टूल्स जिसके अकॉर्डिंग आप उसको स्टॉक किए हुए हैं वो उस पर काम नहीं कर पाएगा, वो उतनी कूलिंग नहीं दे पाएगा, या दूसरी बात उसके पास उतना स्पेस ही नहीं है कि आपका 30 किलो या 40 किलो अरेंजमेंट कर सके। तो एक मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक होता है, एक आपका मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक होता है, ठीक है। अब मतलब फ्रिज है, अब फ्रिज को मैं पूरा फ्रिज है, पूरे फ्रिज में मैं मान लीजिए सिर्फ दूध रखता हूँ ठंडा, मतलब दूध को गर्म करके रखता रहता हूँ घर में, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें मैं फ्रिज में ही रख रहा हूँ। तो फिर जो फ्रिज का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसके बेसिस पर देखा तो लॉस हो जाएगा मुझे। तो कम से कम इतना अरेंजमेंट होना चाहिए कि ताकि आपका अगर बिजली का जो बिल आया है उससे आप कंपैरिजन करें तो आपको ये लगे कि हाँ इसने मेरे इतने प्रोडक्ट को मतलब काफ़ी समय तक अच्छा रखा, तो ये ठीक है। तो दोनों चीज़ें होती है, एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक होता है, एक मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक होता है, ठीक है। अब आती है एवरेज रिक्वायरमेंट। एवरेज रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको
वेयर हाउस है, वेयर हाउस के अंदर आपने स्टॉक रखा हुआ है आपका, ठीक है, मतलब आपके क्वांटिटी, कई क्वांटिटी में आपके पीस रखे हुए हैं, ठीक है। अब उनको आपको क्या है, सेफ रखना है, उनको आपको एक तरह से कंट्रोल रखना है। तो उसके लिए कुछ एवरेज रिक्वायरमेंट की आवश्यकता, कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मान लीजिए आप वेयर हाउस में काफ़ी ज़्यादा मतलब आपने ट्यूबलाइट यूज कर रखी हैं या बल्ब यूज कर रखे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि एवरेज रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, कितनी आपको रोशनी की आवश्यकता है, तो उतनी रोशनी के लिए आप उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा बात होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपका वेयर हाउस बहुत बड़ा है और आपको 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो 2 से ज़्यादा लोग रखते हैं। अगर आपको लगता है कि एक ही बंदा मेरी सिक्योरिटी कर सकता है, तो एक ही बंदे को रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये एवरेज रिक्वायरमेंट हो गई। फिर होती है डेंजरस लेवल। डेंजरस लेवल का मतलब वही मैंने बोला ना, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक से भी ऊपर एक स्टेज आती है जहाँ तक क्या होता है कि मैनेजमेंट कर सकता है इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा हुआ तो फिर वो डेंजरस लेवल पर पहुंच जाता है, मतलब कि वहाँ पर आप उस चीज़ को स्टॉक नहीं कर सकते। तो डेंजरस लेवल एक तो हो गया अपर स्टेज पर, एक होता है लोअर स्टेज। लोअर स्टेज मतलब जो आपका मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक है ना, कि इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे भी नीचे अगर 1-2 पॉइंट है तो भी अपन मान लेते हैं कि हाँ चलिए ठीक है चल जाएगा। लेकिन उससे भी नीचे अगर चला गया मतलब कि वो डेंजरस लेवल आ गया, मतलब वहाँ पर आपके अरेंजमेंट को लॉस होना स्वाभाविक है, निश्चित तौर पर आपको लॉस होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एक डेंजरस लेवल। फिर बात करते हैं हम रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब होता है ईओक्यू। ईओक्यू मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट लेवल और क्वांटिटी और ऑर्डर विच रिड्यूस ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ओसी एंड ऑल्सो कैरिंग कॉस्ट सीसी, ठीक है। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए बेटा आप मतलब जो स्टॉक करते हैं, ठीक है, स्टॉक के बेसिस पर आपको पता है कि मेरे पास डेली बेसिस पर 10 कस्टमर आते हैं और करीब करीब 100 यूनिट मतलब आइटम मेरे से ले जाते हैं, ठीक है। तो जब 100 यूनिट आइटम ले जाते हैं और 10 कस्टमर आते हैं, मतलब 1000 आपके यूनिट्स रोज़ की रोज़ आपके वेयर हाउस से कस्टमर मतलब आपके जो होल सेलर हैं उनके थ्रू कस्टमर तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपकी एक एवरेज कॉस्ट है, एवरेज रिक्वायरमेंट है कि आपको कम से कम 1000 आइटम डेली बेसिस पर आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू चाहिए, ठीक है। एक बात, अब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई जैसे मैं 4 दिन तक तो स्टॉक कर सकता हूँ, तो 4 दिन तक स्टॉक कर सकता हूँ, मतलब मैं एक बार में 4000 पीस मंगा लेता हूँ। देन होगा क्या कि 4 दिन मेरे पास 1 दिन का ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, 3 दिन का ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा। देन होगा क्या कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि आपने इकोनॉमिकली आपने ऑर्डर किया कि मुझे इतना ऑर्डर करना है, ये इतना ऑर्डर करने पर मुझे किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब रिड्यूसिंग, आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं और कैरिंग कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब दूसरी, ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने कम की कि मतलब मैंने मतलब इकट्ठा 4 दिन का इकट्ठा मंगा लिया, तो मेरा 3 दिन का ट्रांसपोर्टेशन बच गया, मतलब क्या होगी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बची। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे बची, कैरिंग कॉस्ट तो उसमें बड़ी है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं उसको भी देख लीजिए। अब सपोज दैट आपको लगता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है या जो मेरा आइटम है वो मार्केट में बिल्कुल फ्रेश माल बिकता है, तो आप क्या करेंगे कि उस फ्रेश माल को आप अगर डेली बेसिस पर मंगाएंगे, ठीक है, तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपकी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको कैरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि सारा अरेंजमेंट आपको ओपन नहीं रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको लगता है कि 1 दिन तक तो कोई ख़राब नहीं हो सकती, मतलब विदाउट आपको ज़्यादा यूज ज़रूरत नहीं है उसकी केयर करने की, तो फिर आपको कैरिंग कॉस्ट बच जाती है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लेवल जहाँ पर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ऑर्डर के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। एक लेवल ऑफ स्टॉक जितना, एक लेवल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जो आप ऑर्डर करते हैं उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, ठीक है बेटा।
अब ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके, जिनके थ्रू आप मतलब इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और इनका मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज रिक्वायरमेंट, डेंजरस लेवल, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर लेवल जिस लेवल तक आप प्रोडक्ट को अपने पास स्टॉक रखना चाहते हैं, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है आपका रीऑर्डर लेवल, ठीक है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कि EOQ, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर मिनिमम कंजम्पशन मतलब कितना कंजम्पशन है, और इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है बेटा, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमारा अरेंजमेंट है, तो हमको एक मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक पता चल सकता है। ठीक है जी, मतलब कि अब हमको ये पता चल सकता है कि हम कितना लेवल ऑफ स्टॉक तक यूज कर सकते हैं और कितना में लेवल ऑफ स्टॉक रख सकते हैं ताकि हमें लॉस ना हो। दूसरा है आपका मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है एक तो ऑर्डरिंग लेवल, कि आपका क्या ऑर्डर लेवल है, माइनस ब्रैकेट एवरेज रेट ऑफ कॉस्ट, सॉरी एवरेज रेट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और इनटू रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, सो इससे निकल आता है आपका ऑर्डरिंग लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि हम जो ऑर्डर करना चाह रहे हैं वो बार बार हम जब ऑर्डर करते हैं तो वो हम ऐसे उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका मैक्सिमम यूजेज पर पीरियड, मतलब कि आप जो आपने पीरियड डिसाइड किया, फाइनल पीरियड जो डिसाइड किया है, जैसे मान लो 8 आवर कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, डिसाइड करता है कि हमें 8 आवर काम कराना है। ऐसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 घंटे 12 घंटे में इतना मैक्सिमम ऑफ स्टॉक, मिनिमम ऑफ स्टॉक, ये चीज़ें अरेंज करनी है। तो उस सिचुएशन में आप लोगों को रीऑर्डर लेवल जब निकालते हैं तो मैक्सिमम यूजेस पर पीरियड, मतलब उस पीरियड में जो आपने सेलेक्ट किया उसमें मैक्सिमम यूजेस कितना है, और इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2, मतलब कि अधिकतम प्लस मिनिमम, मतलब कि एक हो गया अधिकतम, एक हो गया मिनिमम, अपॉन 2, तो ये हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट बात है कि डेंजरस लेवल। डेंजरस लेवल को हम EOQ पहले निकालते हैं, उसके बाद हम डेंजरस लेवल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट सॉरी अंडर रूट 2 इंटू AD। AD मतलब होता है एनुअल डिमांड, ठीक है, मतलब पर ईयरली जो आपकी डिमांड है वो, इनटू OC। OC मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, अपॉन CC। CC मतलब कैरी कॉस्ट। ठीक है, ये होता है आपका EOQ। ठीक है भाई, तो आज मेरा आप लोगों को यही मोटिव था कि आप लोगों को सबसे पहले तो इन्वेंट्री के बारे में बताऊं, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है, उसके लेवल क्या होता है, कौन कौन से लेवल ऑफ स्टॉक होते हैं। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू डेंजरस, डेंजरस टू एवरेज रिक्वायरमेंट, एवरेज टू रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये इन फॉर्मूलों के बेसिस पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 1 या 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो सके कि हम किस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये देखिए, इसीलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा बता दिया है। ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पूरा पार्ट हो चुका है। ठीक है भाई, सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। आप लोगों ने इस लेक्चर से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको पता लगा होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। जो भी आपको जानकारी दी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।